नमस्कार। ब्रिटेन की लोक सेवा से संबंधित इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटेन की लोक सेवा और मंत्रियों के आपसी संबंधों की चर्चा करेंगे और साथ ही लोक सेवा के जो नए तानाशाही है या जिसे न्यू डेस्पोटिज्म है, उस बात की भी मूल्यांकन करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में लोक सेवा की या नौकरशाही की तानाशाही की स्थिति उत्पन्न हुई है अथवा नहीं। ब्रिटेन में मंत्रियों और लोक सेवकों के संबंध के बारे में व्याख्या करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का संज्ञान लेना आवश्यक है। इसमें प्रथम बात तो ये है कि मंत्री जब अपने विभिन्न मंत्रालयों का प्रभार ग्रहण करते हैं तो ऐसा उनकी प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से कितना लोकप्रिय है और वो कितनी बार चुनाव जीत करके आया है, उसकी लोकप्रियता की पृष्ठभूमि क्या है, उसमें चतुराई, समन्वय, बातचीत करने की क्षमता और विभिन्न जनता के विभिन्न समुदायों में सामंजस्य बिठाने की क्षमता, ऐसी अनेक बातें और मंत्री का जो स्वयं का प्रभावशाली व्यक्तित्व, इन सब बातों से यह तय होता है कि किसी व्यक्ति को, किसी संसद सदस्य को बहुमत दल के अंदर किस विभाग को प्रदान किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मंत्रियों को जिस विभाग का कार्यभार दिया जाता है उस विभाग के बारे में मंत्री को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। एक वित्त मंत्री को इस बात का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है कि उसे गणित की आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी हो। और इसी बात को मजाक में एक बार सिडनी लो ने ये कहा था कि ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय में एक क्लर्क की नौकरी करने के लिए तो उसे गणित की आवश्यक योग्यता होना आवश्यक है, किंतु वित्त मंत्री बनने के लिए उसे दशमलव का ज्ञान होना भी आवश्यक नहीं है। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि विभिन्न विभागों के जो राजनीतिक प्रमुख हैं, जो मंत्री हैं, उनके लिए अपनी प्रशासनिक योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। और इसके विपरीत उन विभागों में काम करने वाले जो वरिष्ठ लोक सेवक हैं, उनसे लेकर के जो निम्नतम लिपिक भी हैं, उन्हें अपने विभाग से संबंधित सूक्ष्म बातों की विशेषज्ञता और ज्ञान का होना आवश्यक है। मंत्रियों और लोक सेवकों के मध्य संबंधों को निर्धारित करने वाली यह एक सबसे बड़ी विभाजक रेखा है। दूसरे, मंत्रियों की जो पृष्ठभूमि है वह पूरी तरह से राजनीतिक होती है। वे अपने क्षेत्र में जनता के बीच में कितने लोकप्रिय हैं, वे जनता की समस्याओं को किस हद तक समझने और उन्हें सुलझाने में सक्षम हैं, और वे कितने अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में प्रभावी रूप से रख सकने में सफल हैं। अन्य मंत्रियों और अन्य साथियों के बीच राजनीतिक रूप से वो किस हद तक प्रभावशाली स्थिति में हैं, यह जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, यह मंत्रियों की सफलता के लिए आवश्यक है। और साथ ही राजनीतिक पृष्ठभूमि का अर्थ यह भी है कि संसद में वे मंत्री पद पर तब तक ही बने रह सकते हैं जब तक कि उनके दल का संसद में बहुमत हो। यदि सरकार का बहुमत, जो सरकार का जो विश्वास है, वो सदन में समाप्त हो जाता है और सरकार के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है
तो मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है कि विभिन्न मंत्रियों के मंत्रालयों या विभागों में फेरबदल भी समय से पूर्व ही किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, दूसरे वर्ष के लिए वित्त मंत्री बनाया जा सकता है और तीसरे वर्ष में उसे कृषि का विभाग भी दिया जा सकता है। इसलिए विभिन्न मंत्रालयों को अपनी राजनीतिक जो ख्याति है या जो उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसी के आधार पर महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं। इसके विपरीत लोक सेवकों की जो स्थिति है वो पूरी तरह से अराजनीतिक होती है। उनका काम केवल अपने विभाग से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन ही होता है या उनके अध्यक्ष के रूप में जो भी मंत्री उनके विभाग में होते हैं उन मंत्रियों की राजनीतिक स्थिति का ध्यान रखे बिना उनसे पूछे गए परामर्श को देना होता है। लोक सेवक अपना काम नियमित रूप से करते रहते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आए या कोई भी व्यक्ति उनके मंत्री के रूप में हो, इस बात का उन्हें कोई भी अधिक फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से मंत्रियों की जो पृष्ठभूमि है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि होती है और लोक सेवकों की जो पृष्ठभूमि है वो पूरी तरह से व्यावसायिक और कार्यकुशलता की पृष्ठभूमि होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मंत्रियों की इस प्रकार की गैर व्यावसायिक या लोकप्रियता की पृष्ठभूमि का होना उपयोगी है अथवा नहीं है? इस प्रश्न को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यदि किसी विभाग में किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए जो कि अपने विभाग के लोक सेवक की तरह ही पूरी तरह से विशेषज्ञ हो, या एक और तरीके से यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या यह अधिक अच्छा होगा कि किसी वरिष्ठ लोक सेवक को ही अपने विभाग का मंत्री बना दिया जाए, अर्थात किसी भी विभाग के प्रमुख के पद पर विशेषज्ञ को होना चाहिए या लोकप्रियता के आधार पर उसे वो पद मिलना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न विचारों पर विचार करने के पश्चात यही निष्कर्ष निकलता है कि मंत्रियों का विशेषज्ञ न होना ही लोक सेवा के लिए अधिक उपयोगी है तथा लाभकारी है। मंत्रियों का काम यह देखना नहीं है कि प्रशासन को कौन किस तरह से चला रहा है, वरन मंत्रियों का काम तो यह देखना है कि प्रशासन ठीक प्रकार से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा। लोक सेवक अपना कार्य पूरी तरह से निष्ठापूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मंत्रियों का काम केवल कार्य का निरीक्षण करना, सामान्य नीति का निर्धारण करना और लोकमत को संतुष्ट करना होता है। यदि मंत्रीगण भी विशेषज्ञ हो जाएंगे तो उनका दृष्टिकोण भी लोक सेवक की तरह संकुचित हो जाएगा। वे केवल तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही निर्णय लेंगे, जबकि जनता की आवश्यकताएं तकनीकी ज्ञान से भिन्न प्रकार की हो सकती है। एक किसी गरीब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो प्रशासकों की तकनीकी विशेषज्ञता से यद्यपि मेल नहीं खाती, किंतु सरकार के लिए ज़रूरी है कि हानि उठाकर के भी और उन दबे हुए पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए कार्य किया जाए। इस प्रकार यदि मंत्रीगण भी लोक सेवा की तरह तकनीकी विशेषज्ञ हो जाएंगे तो वे
उदार दृष्टिकोण के साथ जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने एक बार कहा था कि मंत्री जनता और विशेषज्ञों के बीच सिद्धांत और व्यवहार के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी है। उसे अपने विभाग के साथ साथ दूसरे विभागों की भी स्थिति देखनी है। उसे मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार अन्य विभागों के लिए भी अपने विभाग के संसाधनों का त्याग करना पड़ सकता है। उसको जनता की इच्छा के अनुसार लचीला होना पड़ता है, व्यवहार कुशल होना पड़ता है। और यदि मंत्रीगण विशेषज्ञ हुए तो इन सारे लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। मंत्रियों की और लोक सेवकों की जो स्थिति है उसका मूल्यांकन इस संदर्भ में भी किया जाना चाहिए कि मंत्री अस्थायी होते हैं। वे केवल 5 वर्ष के लिए चुन करके आते हैं और यह आवश्यक नहीं कि अगली बार उन्हीं का दल सत्ता में आएगा। और साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई किसी विभाग का मंत्री पूरे 5 वर्ष उसी विभाग को देखेगा अथवा नहीं देखेगा। उसे दूसरे विभाग में भी भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से अस्थायित्व का यह जो एक जो विशेष स्थिति है, यह मंत्री के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। जबकि जो लोक सेवक है उसे स्थायी रूप में आजीवन उसी विभाग में कार्य करना होता है और अपने अनुभवों के जुड़ने के साथ साथ अपने ही विभाग में अधिकाधिक दायित्वपूर्ण कार्यों का संपादन करना होता है। और इसी को बताते हुए रेम्ज़ेम्योर ने यह कहा था कि जब तक कोई स्वाभिमानी मूर्ख व्यक्ति अथवा असाधारण विवेक संपन्न या शक्ति संपन्न व्यक्ति मंत्री के रूप में नहीं हो, तब तक 100 में से 99 मामलों में वह अपने लोक सेवकों के विचार को स्वीकार कर लेगा और उनके द्वारा कहे गए स्थान पर हस्ताक्षर कर देगा। और लास्की ने उन दोनों के स्थिति को दर्शाते हुए यह बात कही थी कि मंत्री और लोक सेवकों का संबंध वस्तुतः उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि मंत्री का व्यक्तित्व शक्तिशाली है तो वह लोक सेवा के अपने अधीन अधिकारियों को अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य कर सकता है। किंतु यदि मंत्री ढीला ढाला व्यक्तित्व वाला है तो उसे लोक सेवक के इशारे पर चलना पड़ेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसी संदर्भ में एक बार कहा था कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री केवल काठ की गुड़िया के समान होता है, अर्थात केवल एक कठपुतली के समान होता है जिसे लोक सेवक अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। यही बात वेब दंपति ने भी कही थी और उनका ये कहना था कि इंग्लैंड का शासन वास्तव में मंत्रिमंडल या संसद के द्वारा नहीं वरन सिविल सर्विस के द्वारा चलाया जाता है। किंतु कुछ अन्य व्यक्तियों की ऐसी अवधारणा है जिनमें कि हर्बर्ट मॉरिसन का ये कहना है कि यह धारणा गलत है। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति नौसिखिया व्यक्ति जो राजनीति में नया नया आया है वह सीधा मंत्री नहीं बन सकता। उसे राजनीति में एक लंबे संघर्ष और लंबे अनुभव के परिणाम स्वरूप राजनीति के शीर्ष पर वह पहुंचता है और अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपने राजनीतिक कला कौशल और अपने बुद्धि और चातुर्य के
कारण सबको पीछे छोड़ते हुए वह मंत्री पद तक पहुंचता है। इस प्रकार के कौशल युक्त मंत्रालय को संभालने वाले व्यक्ति को इतना हीन नहीं समझना चाहिए कि वह एक ही विभाग में निरंतर काम करने वाले लोक सेवक के हाथ की कठपुतली बन जाए। और यदि कोई प्रभावशाली मंत्री यदि चाहता है कि उसे क्या करना है तो वह अपने अधीनस्थ मंत्रियों से वह कार्य करवा सकता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व एक ऐसी व्यवस्था है जो मंत्रियों के हाथों को थोड़ा बांध देती है और लोक सेवकों को हावी होने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि संसदीय शासन में मंत्री गण संसद के प्रति और जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रियों का हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, उस सामूहिक उत्तरदायित्व की आड़ में लोक सेवक जो भी काम करते हैं उन सभी कामों का श्रेय अथवा आरोप मंत्री पर ही लगाया जाता है। इसलिए जहाँ तक पुरस्कार का प्रश्न है वह भी मंत्री को मिलता है, और जहाँ तक कमियों का प्रश्न है या उत्तरदायित्व का प्रश्न है अपने विभाग से संबंधित, वह भी मंत्री का ही माना जाता है। इसलिए लोक सेवकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की आलोचना का जवाब मंत्रियों को देना पड़ता है, और लोक सेवकों के द्वारा कई बार ऐसे काम कर दिए जाते हैं जिनके लिए मंत्री को उत्तरदायित्व लेकर के अपने पद से त्यागपत्र तक देना पड़ सकता है। इसलिए लोक सेवा के हाथ में ये एक ऐसी तलवार है जिसके बल पर किसी भी मंत्री के राजनीतिक जीवन का अंत किया जा सकता है। इन्हीं सभी बातों के आधार पर लॉर्ड हीवर्ट ने नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति को न्यू डेस्पोटिज्म या नई तानाशाही की शक्ति कहकर पुकारा था। लॉर्ड हीवर्ट का ये कहना था कि एक तरफ तो विभिन्न विभागों में लोक सेवक संसद से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, क्योंकि संसद के द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण के कार्य को अब वास्तव में लोक सेवक ही करने लग गए हैं। मूलतः विभागों से संबंधित कानूनों का प्रारूप तैयार करने का कार्य भी मंत्रियों के नाम से लोक सेवक करते हैं, और एक बार कानून की मोटी मोटी रूपरेखा बन जाने के बाद प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत लोक सेवक ही निरंतर उस कानून में रहने वाली कमियों को पूरा करने का काम करते रहते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण और प्रत्यायोजित कानून निर्माण ये दोनों ही कार्य करते हुए लोक सेवकों ने संसद के कार्यों को हथिया लिया है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन एडजुडिकेशन या प्रशासनिक न्याय की जो एक नई अवधारणा चली है, उसके अंतर्गत लोक सेवकों ने न्यायपालिका के परंपरागत कार्यों का भी अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया है। न्यायपालिका का जो न्याय करने का जो एकाधिकार 19वीं शताब्दी तक समझा जाता था, वस्तुतः 20वीं शताब्दी के इस उत्तरार्ध के समय से यह प्रवृत्ति बहुत अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है कि विभिन्न विभागों से संबंधित जो शिकायतें और जो न्याय का कार्य है वो विभागों के अंदर ही अधिकारियों के द्वारा संपन्न कर दिया जाता है, और उन कार्यों के लिए अब न्यायपालिका की शरण नहीं ली जाती। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इस स्थायी कार्यपालिका ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के ही कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया है। रेम्ज़ेमोर ने लोक सेवकों की स्थिति को दर्शाते हुए ये कहा था कि
हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, चाहे तो वह प्रशासन हो, चाहे वह कानून निर्माण का कार्य हो और चाहे वह वित्तीय क्षेत्र हो। वित्त के मामलों में प्रशासन की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि आने वाले वित्त वर्ष में विभाग के खर्चे का हिसाब लगाना, विभाग के जो भावी खर्चे हैं उन्हें तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना और यह निश्चित करना कि किस श्रेणी में किस खर्च को रखा जाएगा, ये सभी वित्तीय कार्यों का संपादन लोक सेवक ही करते हैं। जिसे देश का वार्षिक बजट कहा जाता है, उसका भी पूर्वानुमान विभिन्न विभागों के भीतर लोक सेवकों के द्वारा ही तय किया जाता है। इसलिए व्यवहार में देश के वित्त पर लोक सेवकों का ही अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। और इसीलिए मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, उसके पीछे ये कहा जा सकता है कि फ्रैंकेस्टाइन के दैत्य की भांति लोक सेवा अब उस प्रकार की स्थिति ग्रहण कर रही है कि वह अपने ही पैदा करने वाले को ही खा जाना चाहती है। और इसीलिए जैसा कि बर्नार्ड शॉ ने ये कहा था कि संसद के हाथ में मंत्री कठपुतली होते हैं और मंत्री स्वयं लोक सेवा के हाथों में कठपुतली होते हैं। तो ये जो स्थिति है, जो यह बताती है कि ब्रिटेन में लोक सेवकों की एक नई प्रकार की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। इसके जो मूल में कारण हैं जिनका कि उल्लेख हमने अभी अभी किया है, वो फिर से एक बार दोहराना चाहिए कि उसके कारण यही है कि अधिकारी तो विशेषज्ञ होते हैं और मंत्री नौसिखिए होते हैं। मंत्रियों को अपने विभाग संबंधी बारीकियों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए जहाँ जैसा कहा जाता है मंत्री विभाग संबंधी उसी प्रकार को कार्य कर देते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण जो इस नई तानाशाही के बारे में कहा जाता है वो यही है कि लोक सेवा द्वारा प्रत्येक किए जाने वाले कार्य का उत्तरदायित्व अंततः मंत्री पर ही होता है और लोक सेवा के कार्य का प्रदर्शन यदि खराब है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा दायित्व मंत्री पर होता है और इस आधार पर मंत्री के राजनीतिक जीवन का अंत भी हो सकता है। मंत्री केवल अस्थायी तौर पर अपने विभाग में रहता है, जबकि अधिकारी पूरी सेवा काल के दौरान ही अपने विभाग से संबंधित होता है। इसलिए प्रशासनिक बारीकियों का ज्ञान अपने अधिकारी को अधिक होता है। निष्कर्ष रूप में यद्यपि ये कहा जा सकता है कि नौकरशाही के अधिकार और शक्तियाँ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, किंतु फिर भी इसे हम नौकरशाही के अधिनायकत्व की स्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तव में प्रशासन के जो राजनीतिक मुखिया हैं वो कोई न कोई मंत्री ही होता है और अधिकारी किस हद तक हावी रहेगा यह मंत्री के चातुर्य और उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। सामान्यतः संसदीय लोकतंत्र में जो राजनीतिक प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में अधिक चतुर और राजनीतिक रूप से कुशल और समन्वय और सामंजस्य बिठाने में दक्ष व्यक्तियों को ही विभागीय प्रमुखों के रूप में, मंत्रियों के रूप में विभाग दिए जाते हैं। इसलिए वे इतने निर्बल नहीं होते कि अपने ऊपर अपने ही अधीन काम करने वाले लोक सेवकों को हावी होने दें। इसलिए वे प्रभावशाली तो हो सकते हैं किंतु अधिनायक नहीं हो सकते। और लोक सेवकों को भी अपने प्रशिक्षण के माध्यम से निरंतर यह इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि प्रशासनिक योग्यता
और तकनीकी दक्षता कितनी ही हो, किंतु अंततः उन्हें संविधान के अंतर्गत जो लक्ष्य और मूल्य तय किए गए हैं, उन मूल्यों को प्राप्त करने का जो अंतिम दायित्व है उन लोक सेवकों का ही है, और उन्हें जनता की और देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से यह आरोप निराधार है कि ब्रिटेन में लोक सेवा की या नौकरशाहों की नई तानाशाही स्थापित हो गई है। धन्यवाद।